जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हमारा लास्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी तक हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 10। ये वाला लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज अगर आप देखेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो 10 सवाल आपके पास में टोटल आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसमें 3 से 4 सवाल आपके पास में इसी टॉपिक के रहते हैं। एक लेक्चर का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आप इस पर टाइम डिवोट कीजिएगा। इसके जितने सवाल मिले सब सवाल आप अटेम्प्ट कीजिएगा, होमवर्क से ढंग से कीजिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आइए बच्चों शुरू करते हैं। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। बच्चों अभी हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये वाला पॉइंट जो आपके पास पार्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेई नीट दोनों में ये अच्छा खासा पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। अगर आप इसे वर्किंग समझ में आ गई, आपको फंडामेंटल समझ में आ गई, भाई जो अमीटर है वो कैसा बना है, अगर वोल्ट मीटर कैसा बना है, ये आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ईजिली सवाल कर पाएंगे। सवाल ईजी रहते हैं आपके पास, पर इसकी थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, आपको मजा आएगा। सिंपल सा पार्ट है बिल्कुल। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन भी आप एनसीईआरटी में देखेंगे, आपको मिल जाएगी, पर इस चैप्टर में नहीं है, वो आगे वाले चैप्टर में है, वो हम वहां पे देख लेंगे। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है। गैल्वेनोमीटर आपने नाम सुना है, अगर आप लैब में गए होंगे, फिजिक्स की लैब में गए हैं आप, वहां पे देखा गैल्वेनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट। हाँ आपने शायद देखा होगा। वो क्या काम करता है? करंट की प्रेजेंस मेजर करने के काम आता है। क्या करने के काम आता है बच्चों? करंट की प्रेजेंस मेजर करने के काम आता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? वो ऐसा रहता है आपके पास, ऐसा रहता है गैल्वेनोमीटर, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ गैल्वेनोमीटर रहता है और इसकी सुई ऐसे बीच में रहती है, जो इसकी नीडल होती है वैसे बीच में रहती है। अगर एक डायरेक्शन में करंट आता है सुई इधर घूम जाती है, दूसरी डायरेक्शन में जाता है सुई इधर घूम जाती है। मेरी बात समझ आई? तो गैल्वेनोमीटर किस काम के लिए यूज होता है? क्या यूज है गैल्वेनोमीटर का? इट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या काम आता है बच्चों? इट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। अब कभी भी मान लो ये चेक करना है कि भाई साहब सर्किट में करंट है कि नहीं, तो आप किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। क्लियर है ये बात? ठीक, तो हमने यहां पे लिख लिया इट इज used to detect presence of current in circuit। तो ऐसा रहता है आपके पास में। ऐसे हम गैल्वेनोमीटर का सिंबल जी से दिखाते हैं। कभी भी गैल्वेनोमीटर होगा तो आप उसे जी से दिखाएंगे। इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, वो कुछ आरजी होगी। आरजी मतलब आरजी क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इससे क्या होता है? कुछ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप देखते हैं जैसे बाइक का स्पीडोमीटर होता है, बाइक का स्पीडोमीटर, उस पर मान लो मैक्सिमम स्पीड 100 है। मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 100 है। आप 100 तक लेके जाएंगे, सुई आपको सही रिजल्ट देगी। पर अगर आप 100 से ज्यादा लेके जाएंगे तो स्पीड अगर बढ़ भी जाती है तब भी उसकी सुई 100 से आगे जा सकती नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मान लीजिए आप किसी अमीटर से 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं। मान लो उसे 4 एम्पियर जाना शुरू होगा तो क्या होगा? सुई मैक्सिमम पे जाकर रुक जाएगी, उससे आगे जा ही नहीं सकती। मेरी बात समझ रही है आपको? जैसे मान लीजिए एक स्पीडोमीटर है, उसे मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है और आपकी गाड़ी चल रही है 140, तो कैसे मेजर करेगा? कर ही नहीं सकता ना। तो हम बोलते हैं भाई साहब उस स्पीडोमीटर की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो हम बोलते हैं। सेम यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि भाई साहब एक आईजी होता है आपके पास में। क्या होता है? आईजी। इसको क्या बोलते हैं? आईजी। यहाँ पे इस आईजी का नाम क्या हो गया? ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट क्या मतलब? वो करंट जिससे कॉरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू वहां पहुंच जाए। उससे ज्यादा करंट फ्लो कराएगा तो उससे आगे जा ही नहीं सकता। कैसे तोड़ के थोड़ी जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आईजी क्या हो गया बच्चों आपके पास? आईजी हो गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है आपके पास? आईजी। इतनी बात समझ गई? ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे बच्चों? इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। डिफरेंट बहुत सारे नहीं बनाएंगे, 2 ही बनाएंगे। कौन कौन से बनाएंगे? एक अमीटर बनाएंगे, एक वोल्ट मीटर बनाएंगे। आपको गैल्वेनोमीटर चमक गया क्या होता है? हाँ, गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? सर्किट में करंट की प्रेजेंस मेजर करने का काम आता है। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। इससे मैक्सिमम करंट कितना होता है? आईजी। आईजी मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। उससे ज्यादा करंट आएगा तो भी डिफ्लेक्ट हो सकता नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो इतना समझ गया हमें। अब हम बात करते हैं भाई साहब अमीटर पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं बच्चों, इतना आप छाप लीजिए, फिर अपने पढ़ते हैं अमीटर। और ये अपने आप में जाना पहचाना नाम है। गैल्वेनोमीटर फिर भी हो सकता है शायद लोग नहीं जानते हो, पर अमीटर को लोग जानते हैं। और यहां से पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ढंग से समझिएगा। अमीटर की बातचीत कर रहे हैं यार। अमीटर क्या काम आता है आप जानते हैं क्या? हाँ सर हम जानते हैं। क्या काम आता है? अमीटर काम आता है करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए। क्या काम करने की मेजर आता है? करंट की वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं, यहां पे एक सर्किट है, ऐसे यहां पे सर्किट है,
यहाँ पे ऐसे कितना, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैंने बोला कितना करंट जा रहा है आपके पास, तो आपको पता है करंट कितना 5 एम्पियर। ये आपने कैलकुलेशन से निकाला ना, ये आपने किससे निकाला, कैलकुलेशन से। मान लीजिए जब ओम्स ने लोड ड्राइव किया होगा तो उसे पहले पता तो रखता भाई साहब 5 एम्पियर आ रहा है, ये तो पता है ओम्स से रिजल्ट ड्राइव कर रखा है, इस वजह से हमने निकाल लिया ये रिजल्ट। पर मान लो अगर आप खुद ओम्स होते तो आपको रिजल्ट ड्राइव करना है, मतलब आपको रिजल्ट खुद वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे पहले पता तो लगे करंट कितना जा रहा है। तो अब करंट कैसे देखें, देख के थोड़ी बता देंगे भाई साहब इससे ज्यादा करंट जा रहा है, इससे कम जा रहा है, दिखता है क्या, दिखता नहीं है। ऐसे छू के देखेगा बाल खड़े हो जाएंगे तब भी नहीं पता लगेगा, बे झटका एक ही जैसा लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सर जी हम देख के करंट नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वायर है, आपके सामने कोई वायर पड़ी, आप उसको देखिए, आपको मोबाइल का चार्जर है, उसमें देख के बता दे कितना करंट जा रहा है, नहीं बता सकता। अगर हमें चेक करना है भाई साहब कितना करंट जा रहा है, तो वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट आपको बता पाए, अच्छा ऐसा है मतलब इतना करंट है, अपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग आ रही है, रीडिंग आप पढ़ेंगे। तो अमीटर यही काम आता है, जब आपको सर्किट में करंट मेजर करना होता है तो आप सर्किट में अमीटर को लगा देते हैं, तो अमीटर की जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे 5 एम्पियर। तो अमीटर अपने आप में बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाएंगे कोई चीज सही करवाने में, मान लीजिए कोई टीवी एलसीडी कुछ भी सही करवाने जा रहे हैं, तो उसके पास वहां पे अमीटर भी रहता है, वोल्ट मीटर भी रहता है, रेजिस्टेंस मेजर करने की डिवाइस भी रहती है, ताकि वो सर्किट में चेक कर लेता है, अच्छा इसमें इतना करंट जा रहा है, ठीक है इतना करंट जाना चाहिए तो सही है, जब ज्यादा जा रहा है सर्किट में करंट ज्यादा जा रहा है मतलब कहीं कोई दिक्कत है। क्लियर। अमीटर क्या काम आता है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ सर हमें समझ में आ गया। अमीटर काम आता है कि अगर आपको सर्किट में कभी करंट मेजर करना हो, वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना हो, तब आप किसको लगाते हैं, अमीटर को लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, जब सर्किट में करंट की प्रेजेंस चेक करनी हो, करंट है या नहीं, तब क्या काम आता है आपके पास में, गैल्वेनोमीटर आता है। गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू अमीटर। तो मतलब आपको थोड़ा सा करंट आएगा तब भी उसकी सुई इधर घूम जाती है। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर जब ये जो आपके पास अमीटर है ये भी करंट मेजर करने का काम आता है, ये भी करंट मेजर करने का काम आता है, तो दोनों को अलग अलग क्यों रखा, दो अलग अलग डिवाइस क्यों है? बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव ज्यादा होता है, थोड़ा सा करंट आएगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को हम करंट की वैल्यू यूज मेजर करने के लिए यूज नहीं करते प्रैक्टिकली, हम सिर्फ यही चेक करते हैं करंट है या नहीं, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अमीटर का काम क्या है, अमीटर इज यूज्ड, अमीटर इज यूज्ड to measure value of current in circuit, value of current in circuit। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अमीटर स्पेलिंग करते हैं, अमीटर क्लियर है। अमीटर इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, इतनी बात समझ गई, ठीक है। अब मैं बोलूंगा एक आइडियल अमीटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आइडियल अमीटर अगर आपके पास में, मैं बोलूं आपने किसी को मतलब आप एक दुकान पे गए, आपने बोला मुझे आइडियल अमीटर चाहिए, तो उसने बोला आइडियल अमीटर कैसा चाहिए, तू जैसा बोलेगा वैसा मिलेगा, चाहिए कैसा ये तो बता, तो तू क्या क्या बातें बोलेगा उसको। मेरा बात समझ में आ रही है, हम ये बात कर रहे हैं भाई साहब, मान लो भगवान आ जाए वो बोले जैसा अमीटर मांगे वैसा मिल जाएगा तुझे, कोई दिक्कत, तू बोल चाहिए क्या, तो बस आइडियल अमीटर। अरे बोला आइडियल अमीटर मतलब क्या, कुछ तो बताओ भाई साहब, क्या रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस कम चाहिए, रेंज ज्यादा चाहिए, रेंज कम चाहिए, कुछ तो बोल। तो बोलेगा रुक मैं बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, मुझे भी पता नहीं है, सोच के बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, अमीटर का काम क्या है, मैं बोलूँ जी अमीटर का काम है करंट की वैल्यू मेजर करना, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे, आप ये चाहते हैं, मेरी बात सुनना है वैसे ढंग से मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, इस वाले पोर्शन को एक बार मैं मिटाता हूँ थोड़ा, क्लोज करें। इसको एक बार मिटा देते हैं ना बच्चों, इसको मिटाते हुए चीज समझाता हूं आपको, ताकि हम ये चेक कर पाए वैसा आइडियल जो अमीटर है वो कैसा होना चाहिए। तो मैंने ये पूछा यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे ऐसी एक बैटरी है, इस बैटरी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 वोल्ट मान लिया आपने, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए कुछ 1 ओम मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब आपको तो पता है भाई साहब, बिकॉज ओम से आपको लो दे रखा है, आपको पता है इसमें करंट कितना आएगा आपके पास में, 10 एम्पियर आएगा। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इस डिवाइस के अंदर मतलब इस सर्किट के अंदर एक अमीटर लगाना है, ठीक है। तो वो ऐसा अमीटर होना चाहिए जो मुझे कितनी रीडिंग दे दे, 10 एम्पियर की रीडिंग पकड़ा दे। तो मैंने बोला भाई साहब एक अमीटर यहां पे सेट कर दो, फाइन। इस अमीटर ने बोला मेरी खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, भाई कुछ तो रेजिस्टेंस हो सकती है ना भाई, अगर अमीटर बना तो तारों वारों से बना होगा, कुछ तो सेटअप होगा, तो उसकी खुद की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। मान लो इसकी खुद की रेजिस्टेंस होगी बच्चों कितनी, 4 ओम, इसकी रेजिस्टेंस खुद ही कितनी होगी, 4 ओम। अब सर्किट में करंट कितना हो गया आपके पास, अब सर्किट में करंट हो गया 2 एम्पियर।
किस काम के लिए भेजा था? इसको भेजा था इस काम के लिए कि भाई साहब यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 1 ओम है, इस सर्किट में करंट मेजर करना। पर इसने बोला मैं इसी सर्किट में तो गया करंट मेजर करने के लिए, पर भाई साहब दिक्कत क्या हुआ, इसको भेजा इसने खुद नहीं करंट की वैल्यू बदल दी, नालायक ने नहीं बदल दी क्या? भाई साहब हम चाहते थे इस सर्किट में करंट आए, पर आपने ऐसा मीटर लगाया जिसकी रेजिस्टेंस है, और उसकी रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या दिक्कत, वो सर्किट का करंट ही बदल गया। अब जो ये रीडिंग देगा वो कितनी देगा? 2 एम्पियर, पर आपको चाहिए कितनी थी? 10 एम्पियर, तो गलत हो गया। तो आइडियल अमीटर आप किससे बोलेंगे? आइडियल अमीटर हम उसे बोलेंगे जिसकी रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल केस में क्या होता? अब यार ये तो वही दिक्कत कर रहा है ना, आपने इसको जिस काम के लिए भेजा वही काम गलत कर रहा है। ये तो ऐसा होगा, मान लो आप नीरव मोदी है, जो नीरव मोदी को आपने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का हेड बना के कहीं पे रेड मारने के लिए भेज दिया, तो वो खुद बेचारा क्या करे, वो देखे अच्छा कितने का घोटाला है, 2000 करोड़ का घोटाला है, तो काम करते हैं 800 करोड़ का और कर देते हैं, टोटल 8000 करोड़ का हो जाएगा। वो खुद ही आदमी ऐसा है। तो आप एक ऐसी चीज को भेज रहे हैं जो जिस काम के लिए आप उसको भेज रहे हैं वो उसी के काम को गलत कर दे रहा है। आपने किसी को भेजा भाई साहब कि यहाँ पे रेड मार के आओ, वो बंदा खुद ही खाने वाला था, उसने खुद ने उस वैल्यू को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भाई साहब आपने अमीटर को भेजा किस काम के लिए? करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए, पर ये अमीटर खुद गया, इसने खुद ने करंट की वैल्यू बदल दी। तो भाई साहब जो मेजर करेगा वो तो गलत मेजर करेगा ना। मेरी बात समझ रही है? हमारा काम ये था कि इस सर्किट में करंट कितना है ये पता करो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया, पर उसकी खुद की रेजिस्टेंस सर्किट से करंट ही बदल गया। ये तो बहुत दुख वाली बात है, ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा हमें। तो हमें बच्चों क्या करना है, हमें आइडियल अमीटर एक ऐसा अमीटर होना चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं सर उस अमीटर को लगाने से सर्किट का करंट बदलना नहीं चाहिए, और सर्किट का करंट बच्चों अगर नहीं बदलना चाहिए आपके पास, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपके पास? बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर सोचिए इसकी रेजिस्टेंस आपके पास बहुत ही कम होती तो आपके पास करंट वापस कितना आ जाता? 10 एम्पियर आ जाता। समझ गई ये बात? तो मैंने बोला आइडियल, अब जो आपके पास आइडियल अमीटर होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इट्स रेजिस्टेंस शुड बी 0 फॉर आइडियल। इसको काम करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं, मैं आपको सही ढंग से लिखा ही देता हूं पूरी बात। गैल्वेनोमीटर छाप लेना, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं लिखाता हूं आपको 2 पॉइंट की फॉर्म में लिखाता हूं मैं। देखिए एक पॉइंट तो हम ऐसे लिखते हैं, फॉर आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस कितने होनी चाहिए? शुड बी 0। कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए बच्चों आपके पास? 0 होनी चाहिए फॉर आइडियल अमीटर। पर आपको पता है भाई साहब 0 रेजिस्टेंस से कभी कोई चीज पॉसिबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं फॉर रियल अमीटर इट शुड बी मिनिमम। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई भाई साहब, अगर आइडियल अमीटर होना चाहिए तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, और अगर रियल अमीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे अगर आप डिस्कशन करेंगे तो यार मतलब जो अमीटर है उसे कहां पे लगाते हैं सर्किट में? सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं? अब सोचिए आपको इस वाले में यहाँ पे रेजिस्टेंस इस सर्किट में करंट मेजर करना था, आपका टारगेट था कि इस वाले सर्किट के अंदर करंट मेजर करना है, तो जहां पे करंट मेजर करना है वहीं पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आपने किस में लगाया? सीरीज में लगाया। अब सोच के देखिए अगर आप इसको यहाँ पे लगा देते, उठा के यहाँ पे लगा देते, तो दिक्कत क्या हो जाती? अब ये इस वाली ब्रांच का करंट मेजर करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम अमीटर को कहां पे लगाएंगे? जहां पे आपको करंट निकालना है, और करंट हमें कहां पे निकालना हो? इसके अक्रॉस, तो हमें कहां लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि अमीटर इज यूज्ड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर कैलकुलेटिंग करंट। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली बात तो जो आपके पास आइडियल अमीटर होना चाहिए उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए, ताकि वो खुद सर्किट में जाके करंट की वैल्यू को बदल ना सके। दूसरी बात आप ये समझ सकते हैं कि अमीटर को कहां पे लगाना है? सीरीज में लगाना है, पैरेलल में लगाना नहीं है। कुल मिला के अमीटर को उस वाली ब्रांच में लगाना है जिस ब्रांच में आपको करंट मेजर करना है। तो आपको मोस्टली केस में अगर आप देखेंगे कहां करंट मेजर करना होगा तो वो सीरीज में लगेगा। जैसे इस वाली ब्रांच में करना है तो यहाँ पे आप इस रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा देंगे। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि हम अमीटर को कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप इसको छाप लीजिए।
बच्चों अभी हम सीखेंगे अमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। जो आपके पास बेसिक मटेरियल रहेगा वो रहेगा गैल्वेनोमीटर। वो क्या रहेगा? गैल्वेनोमीटर। आप ऐसे मानिए कि आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपने बहुत सारे गैल्वेनोमीटर कोई दूसरी कंपनी से हायर मतलब खरीद लिए। आपने रॉ मटेरियल क्या खरीदा? गैल्वेनोमीटर। आपके उसमें ऑर्डर आते हैं, उस ऑर्डर में बोला जाता है भाई साहब हमें अमीटर चाहिए, तो हम उस गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना के कंपनी में बेचते हैं। ऐसा काम हम करते हैं। बात समझ में आ गई? अपनी एक इंडस्ट्री है जो क्या बनाती है? अमीटर बनाती है। पर हम गैल्वेनोमीटर खरीदते हैं कोई कंपनी से, उस गैल्वेनोमीटर को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? अमीटर की फॉर्म में, और फिर आगे बेच देते हैं। ऐसा काम है हमारा। अब यार इस वाले काम में क्या होगा, आपके पास में जो ऑर्डर्स आएंगे ना वो डिफरेंट के आएंगे, मतलब डिफरेंट रेंज के आएंगे। सर कैसे? समझ में नहीं आ रहे। देखिए मान लीजिए जो आदमी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे काम कर रहा है, उसको पता है उसे कितने एम्पियर से कितने एम्पियर काम करना है, उसे पता है मुझे 0 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक काम करना है। तो वो बोलेगा मुझे जो आप अमीटर बेचे ना, तो मुझे वो अमीटर चाहिए जिसकी रेंज कहां से कहां तक हो? 0 से 5 एम्पियर। 0 से 5 एम्पियर। क्यों? अगर वो 0 से 100 एम्पियर खरीद के लेके चला गया, 0 से 100 एम्पियर खरीद के लेके चला गया, तो यार 0 से 5 एम्पियर मेजर करने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। आप सोच के देखिए, एक जो सुनार होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, उसके पास में जो वेइंग मशीन होती है, और जो मान लीजिए जो आप ग्रोसरी का सामान बेचता है, जो चावल बेचता है, गेहूं बेचता है, उसके पास में जो वेइंग मशीन, दोनों में डिफरेंस होता है ना। एक्चुअली अगर आप देखें तो वो भी वेइंग मशीन है, वो भी वेइंग मशीन है, पर उससे सुनार को पता है भाई साहब मेरे पास कोई सोना खरीदने अगर कोई आएगा तो कितना खरीदेगा? मैक्सिमम 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं खरीदेगा। तो उसको वेइंग मशीन किस रेंज की चाहिए? 0 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक, तो आपको, ताकि आपको सटीक वैल्यूज मिल सके। मेरी बात समझ में आ रही है? पर अगर वो सुनार वो वाली जो आपके पास में ग्रोसरी वाली वेइंग मशीन उठा के ले आएगा, तो उसको क्या दिखाई देगा? भाई साहब वो ग्रोसरी वाली वेइंग मशीन क्या 2, 4, 5 ग्राम मेजर ही नहीं करती है। 2, 4, 5 ग्राम उसको लगता है 0 है, वो इतना सेंसिटिव नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर एक पर्सन की डिमांड अलग अलग होगी। कोई पर्सन जो 0 से 5 एम्पियर के बीच में काम कर रहा है, वो मांगेगा मुझे 0 से 5 एम्पियर तक का चाहिए। मैंने बोला 0 से 100 एम्पियर ले ले, मतलब वो अगर तो 0 से 100 लेगा वो भी 0 से 5 मेजर करेगा ना। पर वो बोला उसमें दिक्कत ये है कि वहां पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां पे जो आपके पास में जो लिस्ट काउंट होगा वो इतना बड़ा होगा आपके पास में कि जो उसका काम है वो हो नहीं पाएगा। पर आपको मान लीजिए कोई बड़ी इंडस्ट्री वाला बंदा आपने फोन किया, उसने बोला भाई साहब हमारे यहाँ पे बहुत हैवी करंट चलते हैं, तो मुझे चाहिए 0 से 100 एम्पियर। तो हमारे पास क्या होगा, गैल्वेनोमीटर सब एक ही जैसे होंगे, सब गैल्वेनोमीटर एक ही जैसे होंगे, पर हमें उन गैल्वेनोमीटर को डिफरेंट रेंज के लिए डिजाइन करना है। अभी ये हमारा टास्क है और यही हमारी फैक्ट्री का काम है। आइए इस काम को थोड़ा शुरू करके देखते हैं। तो मैंने बोला, सबसे पहले तो मैंने बोला ये गैल्वेनोमीटर था, मैं इसको ले आया, ये सस्ते भाव में खरीदा है हमने किसी और से, और अब इसको महंगे भाव में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। यहाँ पे ये हम गैल्वेनोमीटर ले, इसकी रेजिस्टेंस Rg है आप जानते हैं, और इससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना जा सकता है? Ig। मुझे बोला भाई साहब इससे अमीटर बनाना है। इससे क्या बनाना है? अमीटर बनाना है। तो मैंने इससे पूछा भाई साहब तेरी रेजिस्टेंस कितनी? गैल्वेनोमीटर से पूछा भाई साहब तेरी रेजिस्टेंस कितनी? तो कितनी रेजिस्टेंस इसकी? Rg। सही बात है। वो मेरे पास छोटी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू? उसमें ठीक वैल्यू है, मतलब Rg ठीक वैल्यू है। तो मैंने बोला यार ऐसे तुझे कोई खरीदेगा नहीं, पहले सबसे पहले मुझे तेरी रेजिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी बच्चों? कम करनी पड़ेगी, तभी कोई खरीदेगा ना। क्योंकि उस लोगों को पता है भाई साहब अगर आप ऐसा मीटर बेचेंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो अगर आप सर्किट में लगाएंगे तो सही करंट मेजर ही नहीं करेगा, वो करंट की वैल्यू बदल देगा। तो हमने इस गैल्वेनोमीटर को बोला भाई साहब पहले तेरी रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी। क्या उपाय है उसका? उसने बोला मेरे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दे। अच्छा, मैंने कहा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से क्या बेनिफिट होगा? भाई साहब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी। हमने इसके पैरेलल में क्या लगा दी? रेजिस्टेंस लगा दी। क्लियर? इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। का फेमस नाम है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? शंट रेजिस्टेंस। जब किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको शंट बोलते हैं। सीरीज में लगाएंगे उसको शंट नहीं बोलते, इसी को शंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां से कुछ करंट आ रहा है आपके पास में I, यहां से करंट कितना आ रहा है बच्चों आपके पास? I। अब इससे बेनिफिट क्या क्या हो गया? देखो, पहला बेनिफिट तो शंट रेजिस्टेंस का ये हो गया। हम यहां पे देखते हैं बेनिफिट ऑफ शंट रेजिस्टेंस। बेनिफिट ऑफ शंट रेजिस्टेंस मतलब इससे क्या बेनिफिट हुआ लगाने से? पहला बेनिफिट क्या हो गया आपके पास कि R इक्विवेलेंट ऑफ अ मीटर इज डिक्रीज्ड। आपको R इक्विवेलेंट कम चाहिए था? हाँ चाहिए था, बिकॉज अमीटर रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, और शंट रेजिस्टेंस लगाने से वो काम हो गया। अब दूसरी बात क्या है, पहले जब आपके पास में ये शंट रेजिस्टेंस नहीं था, पहले जब ये शंट रेजिस्टेंस नहीं था, तो इससे मैक्सिमम करंट कितना जा सकता था? Ig। सही ये बात, इससे मैक्सिमम कितना जा सकता था? Ig। मतलब ये समझ में आ रहा, अगर आप सिर्फ गैल्वेनोमीटर बेचते उसको
अगर आप मान लीजिए किसी बंदे को सिर्फ गैल्वेनोमीटर बेचते तो आप उससे ये बोलते भाई साहब इससे मैक्सिमम करंट IG जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। पर सोच के देखिए वहां पे डिफरेंट आपके कस्टमर आएंगे, कोई बोलेगा इतना चाहिए आई, कोई बोलेगा इतना चाहिए आई। तो हमें क्या करना था, आई की रेंज को वेरी करना था, हमें आई की रेंज को बढ़ाना था ताकि हम बड़े स्केल पे उसको बेच सके। कोई मान लो 100 एम्पियर का मान लो IG की वैल्यू 1 एम्पियर है, मतलब गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जा सकता। पर एक बंदे ने डिमांड किया, उसने बोला मुझे अमीटर चाहिए जो 100 एम्पियर मेजर करता हो। तो फिर क्या होगा, फिर आप बोलेंगे सर एक नया गैल्वेनोमीटर खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे यार। फिर आपका इंडस्ट्रीज होने का क्या बेनिफिट है, आपके दिमाग का क्या बेनिफिट है। हम खुद उसको यूज करते हैं दिमाग को, और हम समझते हैं कि जिसके IG की वैल्यू कम थी उससे बड़ी रेंज का मीटर बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए इससे जाएगा कुछ IG, इससे कितना जाएगा बच्चों आपके पास कुछ IG, और यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पे जाएगा I माइनस IG, यहाँ पे कितना जाएगा I माइनस IG। ऐसा ही होगा, अगर यहां से करंट आएगा तो इससे मैक्सिमम कितना जा सकता है IG, और इससे कितना जा सकता है I माइनस IG। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है भी क्या होगा एक्चुअली, अगर आप इसमें रिलेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे IG RG इज इक्वल टू I माइनस IG मल्टीप्लाई RS। ये इक्वेशन लिखी जा सकती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपने दोनों के पोटेंशियल बराबर कर दिया बिकॉज दोनों पैरेलल में है। अब आपको समझ में आया, आपने एक्चुअली इस अमीटर की रेंज बढ़ा दी। आपने क्या किया बच्चों, इस अमीटर की रेंज बढ़ा दी। सर कैसे बढ़ा दी, हमें नहीं चमक रहा। देख जब ये शंट रेजिस्टेंस नहीं था, तब ये सिर्फ IG मेजर कर सकता था। अब भी जब शंट लगा दिया तो इसके जो टोटल करंट आ सकता है वो I आ सकता है, और वो IG से क्या है बड़ा। पर सर ये रीडिंग कैसे बदलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कैलिब्रेशन कर देंगे। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर था, सुनना मेरी बात को सही ढंग से, अभी अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसे ही गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर पे यहाँ पे लिखा हुआ था 0 एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ था 0.1 एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ था 0.2, यहाँ पे लिखा हुआ 0.3, यहाँ पे लिखा हुआ था 0.4। मान लो सिर्फ इतना ही मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, 0.4 मेजर कर दिया। अब हमने क्या किया, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी, और हमने इस पूरे को डब्बे में बंद कर दिया। इस पूरे को किस में बंद कर दिया बच्चों, अपने डब्बे में बंद कर दिया। और जब किसी को बेचा तो उसको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, उसको शंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा नहीं है। अब क्या होगा कि उसके पास जो रीडिंग आएगी वो इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी ना, उसके पास जो रीडिंग आएगी वो इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी। तो अब मैंने क्या किया, इसको कैलिब्रेट कर दिया। इस हिसाब से मैंने देखा कि अगर जब इससे मैक्सिमम करंट जाता है तब यहाँ पे कितना करंट आता है। मान लो जब यहां से इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा है 0.4 एम्पियर, तब इससे मैक्सिमम कितना जा रहा है बच्चों, 20 एम्पियर मान लो। क्लियर। तो मैंने क्या करा, 0.4 को मिटा के यहाँ पे 20 लिख दिया। क्लियर। जब इससे ज्यादा 0.3, जब इससे ज्यादा 0.3 मतलब इसकी सुई यहाँ पे होगी, तो मैंने देखा बाहर से कितना आ रहा है, तो बाहर से मान लो उस टाइम पे आया था 15, तो मैंने यहाँ पे कितनी रीडिंग लिख दी, 15 लिख दी। फिर मैंने देखा जब यहां से जा रहा था 0.2, तब यहां से कितना जा रहा था, देख सकते हैं ना, शंट रेजिस्टेंस के हिसाब से वैरी करेगा। तो वहां पे मान लो उसके लिए 10, तो मैंने बोला जहां पे 0.2 था वहां पे कितना लिख दो, 10। सिमिलरली जब यहां से बच्चों 0.1 जा रहा था, मान लो यहाँ जा रहा था 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 5। तब आप देखिए आपने कैलिब्रेट करके इसकी जो रेंज थी वो बढ़ा दी। मेरी बात समझ में आ रही है। गैल्वेनोमीटर से उतना ही करंट जाएगा, वैसा ही जाएगा जैसे आप जाता था। गैल्वेनोमीटर की सुई भी वैसे ही डिफ्लेक्ट होगी, पर जहां पे रीडिंग थी गैल्वेनोमीटर की उसकी वैल्यूज को आपने चेंज कर दिया ताकि आप उसकी रेंज बढ़ा पाए। मेरी बात समझोगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, कैलिब्रेशन। क्लियर है। आप ऐसे समझिए, जैसे इस वाले केस में जहां पे जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर जब शो करता 0.5 एम्पियर, तो पहले 0.5 लिखा हुआ था। मैंने बोला सर अब की बार इसे 0.5 हमें इस वाले करंट को नहीं दिखाना, इस वाले करंट को दिखाना है। तो मैंने देखा जब इससे 0.5 जा रहा है, यहां से कितना जा रहा है वो वाली वैल्यू देखी, और जहां पे 0.5 था वहां पे मिटा के वो वाली वैल्यू लिख दी। क्लियर। तो हमने दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, आपने जो शंट रेजिस्टेंस लगाया उससे क्या हुआ, इसकी रेंज बढ़ गई। जो इस अमीटर की थी वो क्या बढ़ गई, रेंज बढ़ गई। सेकंड हमने क्या लिखा, रेंज ऑफ अमीटर इज इंक्रीज्ड। सर कैसे इंक्रीज किया, पहले गैल्वेनोमीटर मान ले 0 से लेके 1 एम्पियर मेजर कर सकता था, अब आप इसे कितना भी करवा सकते हैं, 0 से 100 भी करवा सकते हैं, 0 से 1000 भी करवा सकते हैं। कैसे कर, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलते रहिए। क्लियर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल से सवाल आएंगे, इसके आपको सेटअप समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ कि अमीटर्स जब हम गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट
अमीटर विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो शंट रेजिस्टेंस कहां पे लगानी पड़ती है? आपको पैरेलल में लगानी पड़ती है। पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाने क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट तो ये कि जो नेट रेजिस्टेंस था अमीटर का वो कम हो गया सर। उससे क्या बेनिफिट हुआ? आपको सर्किट में एक ऐसा ही अमीटर चाहिए जिसके रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो वो कर दिया। दूसरा टास्क क्या हुआ बच्चों? आपने इसकी रेंज को बढ़ा दिया। क्लियर? आपको ये सेटअप समझ में आना चाहिए, डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, सिंपल सा डायग्राम है और ये एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं किया, पोटेंशियल बराबर किया, तो आप सवाल कर पाएंगे। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल कर रहे हैं अमीटर पे, यहां से आपको आइडिया लगेगा वैसा अमीटर कितना आसान है इसके सवाल। पहले कुछ बातें रिपीट कर लेते हैं। अमीटर क्या काम आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आइडियल अमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। रियल अमीटर क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर रेंज बढ़ाना, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। उससे क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट आर इक्विवेलेंट कम हो जाता है, दूसरा बेनिफिट रेंज बढ़ जाती है। फिर डायग्राम क्लियर आपके दिमाग में? सवाल देखिए, सवाल में क्या लिखा हुआ है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 1 एम्पियर, फाइंड आउट शंट रेजिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर। देखिए जो गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू थी वो 1 एम्पियर, उससे ज्यादा करंट उससे जा सकता नहीं है, पर हमें बोला गया एक ऐसा मीटर बनाना जो कितना करंट मेजर कर सके, 0 से 10 एम्पियर तक की रेंज का करंट मेजर कर सके। आप इस सवाल को कीजिए फटाफट, फिर अपने डिस्कस करेंगे इसको। हुआ? सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना सर। सर आप डायग्राम बनाइए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बनाया सर, ठीक है। इसके शंट में क्या लगा दिया? इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इससे मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? 1 एम्पियर, ऐसे जा सकता है। और यहां से कितना आएगा? मैक्सिमम 10 आएगा, बिकॉज आपको 10 एम्पियर की रेंज का बनाना है। तो यहां से जब 10 आएगा बच्चों तो इससे बन जाएगा, हमेशा बन नहीं जाएगा, जब 10 आएगा तब इससे कितना जाएगा? बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा उस टाइम पे? 9 एम्पियर जाएगा। सही है ये बात, अब सवाल खत्म हो गया। आप क्या लिखेंगे? IG इज इक्वल टू IS RS, इसको RS बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। तो IG की वैल्यू कितनी है? 1, और RG की वैल्यू कितनी है आपके पास? RG वेयर इज RG? RG की वैल्यू 10 है, बहुत बढ़िया। IS की वैल्यू कितनी है? 9, RS की वैल्यू निकालनी है, तो RS की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? RS की वैल्यू होगी 10/9। क्लियर? सिंपल सवाल था। एक बात और देख लो, मैं बता देता हूं। मान लो इसकी जो वैल्यूज है आपके पास में, एक की वैल्यू 100 ओम और इसके पैरेलल में लगा दिया आपने 1 ओम। इसका आर इक्विवेलेंट बताना, सीधा बताना है आपको कि आप ये बता दें 100 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, मतलब वो वैल्यू बता सकते हैं किसके आसपास आएगी। तो पैरेलल में लगाने से क्या होता है, जो मिनिमम जो आर इक्विवेलेंट आता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम आता है, मतलब इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी कम आएगा। तो बेनिफिट आप सोचिए, देखिए शंट रेजिस्टेंस आप छोटी छोटी लगाते रहिए, और छोटी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट और कम हो जाएगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, लोगों को इस बात की फील नहीं आती, रिजल्ट निकालने की बात अलग है, पर ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है आपके पास, तो जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा। आप चेक कर लीजिए, 100 डिवाइड बाय 1 नॉट 1, ये 1 से भी कम है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो सिंपल सवाल है बच्चों, एक फटाफट विदाउट लैंग्वेज के सवाल देता हूं मैं आपको। आरजी बता दिया, आरजी आपके पास में कुछ 5 ओम और आईजी की वैल्यू है आपके पास 0.1 एम्पियर। कितनी है आपके पास? 0.1 एम्पियर, ठीक है। और आपको कितनी रेंज का बनाना है? आपको 0 से लेके 100 एम्पियर तक का बनाना है, ये आपके पास रेंज है। क्लियर? और आपसे पूछा गया बताइए आरएस कितना हो, शंट रेजिस्टेंस कितना हो, शंट रेजिस्टेंस कितना हो। कर पाएगा क्या इसको? फटाफट करके बता। अभी देखिए, तो आप ऐसे बोलेंगे सर यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दी। यहां से कितना एम्पियर करंट आ रहा है? 100 एम्पियर करंट आ रहा है, और इससे कितना जा रहा है? 0.1। तो मान लो इसे 100 ही जा रहा है, क्या करेगा? 100 माइनस 0.1 करेगा 99.9, क्या दिखेगा? ऐसे लिख दे 100, फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे कुछ। यहाँ पे RS आ गया, मैंने यहाँ पे रिजल्ट यूज कर लिया कि 100 बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू 0.1, तो 100 माइनस 0.1 को 100 लिख दिया। ऐसे कर सकते हैं आप, छोटा है तो आप ऐसे रिजल्ट निकालेंगे, आ जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शंस में, अगर ऑप्शंस बहुत ही एक्यूरेट है तब आप यहाँ पे लिखना 99.9, पर ऐसा कर सकते हैं, मोस्टली केस में ऐसा दिख जाता है। फिर आप लिखिए IG RG, वेयर इज RG? ये 5 ओम इज इक्वल टू RS मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे ये 10 आया आपके पास, यहां पे कितना बन गया बच्चों? तो RS की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/200 ओम।
देखिए आर एस जो रहता है ना हमेशा छोटा ही रहता है, आर एस हमेशा क्या रहता है आपके पास, छोटा रहता है, तो उससे आर इक्वल थोड़ा कम बनता है। आई होप आपको चमक गया होगा। आप इसको छापिए, फिर अपने एक और सवाल करेंगे अमीटर के ऊपर। तो बच्चों सवाल आपके सामने है, इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, पर आप अगर फॉर्मेटिंग पकड़ देंगे सवाल बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले वाले सवाल थे। पहले सवाल पढ़ लीजिए एक बार। हो गया भाई, क्लियर है सवाल। सवाल में बोला कि एक गैल्वेनोमीटर है 10 डिविजन्स के, नीडल विल डिफ्लेक्ट 1 डिवीजन व्हेन 0.1 एम्पियर करंट फ्लो। इस लैंग्वेज से पहचानना है कि आईजी कितना है। इसका मतलब पहले आप कर लीजिए, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर अटेम्प्ट करना आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए। देखिए सवाल में ये बोला गया कि भाई साहब 1 डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग 0.1 एम्पियर करंट जाता है, तो कितनी डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो आईजी की वैल्यू कितनी आएगी तेरे पास, आईजी आएगा 1 इंटू में 10 इंटू में 0.1 कितना 1 एम्पियर, तो आईजी की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। एक डिवीजन कोरस्पॉन्डिंग 0.1 एम्पियर जा रहा है, कितने डिवीजन, 10 डिवीजन है आपके पास में, तो कितना जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई 0.1 मतलब 1 एम्पियर। क्लियर है ये बात। अब अगर आप इसको यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसा बनेगा आपके पास, यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर बना दिया, यहाँ पे इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगा दी, तो यहाँ पे ये आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, पीछे से 20 एम्पियर आ रहा है, इससे कितना जा रहा है आपके पास 1 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 19 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों 19 एम्पियर जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, आरजी की वैल्यू, आरजी की वैल्यू गिवन है क्या सवाल में, हाँ गिवन है, कितना है 1 ओम। अब आप सवाल प्रोसीड कर लीजिए, सिंपल है। तो आप क्या लिखेंगे, आईजी इज इक्वल टू आई एस और आर एस। तो आईजी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1, आरजी की वैल्यू 1, आई एस की वैल्यू कितनी 19, आर एस की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपके पास 1/19 ओम। सिंपल सा सवाल था, बस इसमें एक बात बदल दी कि यहाँ पे जो आईजी देने का तरीका था वो अलग था। उसे बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर है 10 डिविजन्स के, ईच नीडल विल डिफ्लेक्ट 1 डिवीजन व्हेन 0.1 एम्पियर फ्लो। तो आप वहां से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते थे और सोल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए। बच्चों अभी हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं वोल्टमीटर। अमीटर वोल्टमीटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। अमीटर का काम था करंट मेजर करना, और वोल्टमीटर का काम क्या है बच्चों, वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। क्या मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, उसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप देख के नहीं बता सकते ना कितना है। तो या तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, करंट की वैल्यू पता हो, तब आप IR लगा के निकाल सकते हैं। पर कहाँ करंट पता होता है, कहाँ रेजिस्टेंस पता होता है, हम क्या करते हैं, एक मशीन आती है, एक वोल्टमीटर आता है, उसके अंदर क्या करते हैं, आप जिन 2 पॉइंट्स के क्रॉस लगाना है वहां पे आप उन दोनों सिरों को रख दो, वो रीडिंग शो कर देता है। तो इस डिवाइस का नाम है आपके पास वोल्टमीटर, जो का क्या काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। तो हमने लिखा वोल्टमीटर क्या काम आता है, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी 2 पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। जैसे मान लीजिए सर्किट था आपके पास, यहाँ पे सर्किट बना देते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये ऐसे कुछ 4 ओम है, ये ऐसे कुछ 6 ओम है। कितना करंट जाएगा आप बता पा रहे हैं, इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। अगर मान लो मुझे बोले इस वाले पॉइंट का नाम A है और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है बच्चों B, और A और B में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, वोल्टमीटर कैसे लगाएंगे, वोल्टमीटर कैसे लगाएंगे, आप जिन 2 पॉइंट्स में निकालना है वहां पे लगा दो। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो यहाँ पे एक सिरा, यहाँ पे दूसरा हैंड। क्लियर। तो बच्चों वोल्टमीटर कहाँ लग रहा है, सीरीज में लग रहा है, पैरेलल में लग रहा है, कहाँ लग रहा है बच्चों, पैरेलल में लग रहा है। तो हम सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, वोल्टमीटर इज यूज्ड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। कुल मिला के आपको जिन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर इसके एंड्स आप लगा दीजिएगा, वहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। आप ये देखिए आप क्या चाहते हैं, मतलब जैसे आइडियल वोल्टमीटर कैसा होना चाहिए, जैसे आइडियल अमीटर कैसा था, आइडियल अमीटर एक ऐसा डिवाइस था जिसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास है वो बहुत कम हो, और अब हम ये चेक कर रहे थे भाई अगर हम उसे सर्किट में लगाए तो करंट बदलना नहीं चाहिए। एक मैंने वोल्टमीटर को बोला, एक वोल्टमीटर आया, वो बोला भाई साहब तुझे क्या रिक्वायरमेंट है मुझसे। मैंने वो ये बोला यार पहली बात तो तेरे आने से, इस वोल्टमीटर के आने से, इसमें जो पहले जो करंट था वोल्टमीटर लगने से पहले और बाद में, ये करंट बदले नहीं, मतलब जो मेन करंट है वो बदलना नहीं चाहिए। पहला तो ये
जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मेन करंट शुड नॉट चेंज। मेन करंट कौन सा है, जो बैटरी से जा रहा है आपके पास। फिर यहां पे जैसे पहले इससे आई जा रहा था, अब यहाँ पे I1 जा रहा है, यहां पे ऐसे कुछ I2 जाएगा। ऑब्वियसली दो चीजें हैं। तो हमने बोला कि यार तेरे से कोई करंट नहीं जाना चाहिए, तेरे से करंट की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। क्यों, ये ऐसा इसलिए है बिकॉज अगर इससे करंट चला जाएगा दोस्त, मान ले यहां से तेरे पास कितना एम्पियर निकला, जैसे तेरे पास कुछ करंट निकल रहा था आपके पास में, पहले कितना करंट था, पहले 1 एम्पियर करंट था। अब सोच तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट था। अब यहां से 1 एम्पियर जा रहा है, कुछ इसके पास चला गया, कुछ इसके पास चला गया। मान लो इसके पास चला गया 0.5 एम्पियर, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, 3 वोल्ट बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम एक्चुअली जब हमने इसको लगाया नहीं था, जब वोल्टमीटर को नहीं लगाया था, तब जितना मेन करंट था सारा का सारा इस रेजिस्टेंस से जा रहा था। मतलब रेजिस्टेंस से जो पहले करंट जा रहा था वही अब जाना चाहिए, वो वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। ये कब होगा, ये तब होगा जब I2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर I2 की वैल्यू 0 नहीं हुई तो कुछ पार्ट यहां चला जाएगा, कुछ पार्ट यहां चला जाएगा, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ही बदल जाएगा। तो फिर जो रीडिंग आएगी वो काम की नहीं है आपकी। क्लियर। तो सेकंड बात क्या बोली कि करंट थ्रू वोल्टमीटर शुड बी मिनिमम। और अगर 0 हो सकता है तो बहुत बढ़िया, पर 0 होता नहीं है रियल केस में। आइडियल केस में हम 0 बोल देते हैं, पर रियल केस में ऐसा होता नहीं है। अब यार तो हमने ये समझ में आया कि भाई साहब क्या करना है, हमें दो चीजें करनी है। पहली बात तो वोल्टमीटर के लगने से जो आपके पास में आर इक्विवेलेंट है वो ना बदले, सर्किट का आर इक्विवेलेंट, तभी करंट सेम रहेगा। और सेकंड बात, वोल्टमीटर से कोई करंट ना जाए। इसको करने के लिए क्या तरीका है बच्चों, इसे करने के लिए ये तरीका है, ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आप ऐसे वोल्टमीटर लगाइए। आप क्या कीजिए, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई रखिए, बहुत हाई। जैसे इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ 1 ओम है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी की 1000 ओम रखिए। जितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी उतना ही आर इक्विवेलेंट 1 के क्लोज आएगा। आप चेक कर लीजिए, बोले आप ऐसे लिखेंगे ना 1 मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय आर प्लस 1। अब देखिए जितनी बड़ी आप आर की वैल्यू रखेंगे ना, उतनी ही ये वैल्यू इसके 1 ओम की कोरस्पॉन्ड आएगी। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे जो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत हाई होनी चाहिए। उससे क्या बेनिफिट है, उससे एक बेनिफिट तो ये है कि भाई सर्किट का जो मेन करंट है वो नहीं बदलेगा। और अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये वाला करंट की वैल्यू कम होगी। बिकॉज आपके पास में क्या है, यहाँ पे आप ये लिखेंगे ना I2 रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू I1 6 या फिर 6 ओम। तो सोचिए, देखिए ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ये करंट क्या होगा, कम होगा। तो अब आपसे पूछे भाई साहब क्या है, तो हम ये बोलेंगे फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपके पास, रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिट। फॉर रियल वोल्टमीटर इट्स रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस है बच्चों, ये वोल्टमीटर की। फॉर आइडियल वोल्टमीटर इट्स रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिट। फॉर रियल वोल्टमीटर इट्स रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर की, इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। आप चेक कर लीजिए, जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी आपके पास वोल्टमीटर की, उतना ही आर इक्विवेलेंट इसके क्लोज आएगा। और आपने यहां पे देख ही लिया कि भाई जितना वोल्टमीटर इससे ज्यादा होगी उतना इससे करंट कम जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो आप ये बात ध्यान रखिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका सवाल आया हुआ है, आप प्रीवियस उठाएंगे आपको दिखाई देगा। क्या उसमें ये पूछा, कई बार ये पूछा वैसा आइडियल वोल्टमीटर कैसा होना चाहिए। तो आइडियल वोल्टमीटर ऐसा होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली वो सर्किट का जो बैटरी का करंट है वो नहीं बदलेगा और उससे करंट भी नहीं जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और अमीटर और वोल्टमीटर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। उसमें रेजिस्टेंस कम रिक्वायर्ड था, यहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड था। वो सीरीज में लगता है, ये पैरेलल में लगता है। उसका काम था करंट मेजर करना, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। छापिए इसको, फिर अपने वोल्टमीटर का डिजाइन करेंगे। वोल्टमीटर कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। तो बच्चों अभी हम देखते हैं, अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसका, वोल्टमीटर, किसकी हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। आइए इसको करते हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे सर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर बना दिया, ऐसे यहाँ पे क्या बना दिया आपने, गैल्वेनोमीटर बना दिया। बहुत बढ़िया। अब यार आप ये देखिए, यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर है और आपको इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वोल्टमीटर बनाना है। तो वहां पे जो शंट रेजिस्टेंस था वो हमने लगाया था पैरेलल में, और शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको जब आप पैरेलल में लगाएंगे। अब यहाँ पे बताइए रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसे कहाँ लगाएं, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सर, सीरीज में लगाने से दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि आपके पास में जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए तो बढ़ जाएगा।
पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, सीरीज में लगाएंगे तो बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो शंट नहीं बोलते इसको, सॉरी इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, सिर्फ आर एक्सटर्नल या फिर आर बोलते हैं खाली। क्लियर? इससे बेनिफिट क्या है, इससे कुछ मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है, आईजी जा रहा है, और इस आईजी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो ठीक है छोटी होती है कोई दिक्कत नहीं। गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट आता है वो कम ही आता है वैसे भी। तो हमने क्या बोला, बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या क्या बेनिफिट है। पहला क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना हो गया बच्चों आपके पास, दैट इज इंक्रीज्ड। दूसरी बात देखिए, अब है ना आप जो डब्बे में बना के भेजेंगे वो इतने बड़े, इसको इस पूरे को आप वोल्टमीटर बोलेंगे। तो अभी जो रीडिंग है आपके पास में वो ए और बी पॉइंट्स के बीच में, ये वाली रीडिंग वो मेजर करेगा, वोल्टमीटर ये वाली रेंज मेजर करेगा। तो जो रीडिंग है आपके पास में रेंज है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर क्या हो गया बच्चों आपके पास, इंक्रीज हो गया रेंज ऑफ वोल्टमीटर। कैसे सर रेंज ऑफ वोल्टमीटर इंक्रीज हो गया, आपने इन दो पॉइंट्स के बीच बनाया ना, ए और बी के बीच। पहले कितना मेजर कर रहा था, आईजी आरजी मेजर कर रहा था, अभी कितना रीडिंग मेजर करेगा, बी इज इक्वल टू आईजी मल्टीप्लाई आरजी प्लस आर। अब इतना मेजर करेगा ना आपके पास, पहले कितना मेजर कर, सिर्फ आईजी आरजी मेजर कर रहा था, अभी आपने डब्बे में बेचा तो उसको सिर्फ गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस उसको दिखाई दे रहा नहीं है जो खरीद रहा है। पर आपको पता है आप जो वोल्टमीटर लगाएंगे उसके आउटपुट्स ये हैं आपके पास में, यहाँ पे आउटपुट है आपके पास ए और बी पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग। तो आपके पास में जो रीडिंग आएगी वोल्टमीटर की वो कितनी आएगी, आईजी आरजी कोरस्पॉन्डिंग आएगी। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब इसका सवाल कैसे आता है, देखिए सवाल मैं आपको देता हूं, आप फटाफट सवाल कर पाएंगे। पहले आप छाप लीजिए, जिसको छापना चाहते हैं पहले आप छाप लीजिए, स्क्रीन पॉज पे छाप लीजिए, मैं फिर सवाल दे रहा हूं। छाप लिया बच्चों, ये सवाल है आपके पास। आपको बोला गया, देखिए सिंपल सवाल आएंगे बिल्कुल, अमीटर वोल्टमीटर सवाल बहुत सिंपल रहते हैं। आपको ये बोला गया भाई साहब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 5 ओम है, आईजी गिवन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट वो कितना है 1 मिली एम्पियर। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट रहता है गैल्वेनोमीटर का वो कम ही रहता है आपके पास। और आपसे पूछा गया बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी यूज करें ताकि इस वोल्टमीटर की रेंज कितनी बचे, 0 से 20 वोल्ट। कर पाएंगे आप इसको, अटेम्प्ट मार लीजिए, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। हुआ बच्चों, ठीक है। आओ देखते हैं इसको। आप ऐसे बोलेंगे सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, इससे कितना करंट जा रहा है आपके पास 1 मिली एम्पियर। कितना जा रहा है बच्चों 1 मिली एम्पियर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी 5 ओम, ये कितना है आर, मुझे निकालना है। मुझे बात पता है भाई साहब, आईजी मल्टीप्लाई आरजी प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेंज, और वो रेंज कितनी है आपके पास 20 वोल्ट। कहानी खत्म। आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए 1/1000, यहाँ पे कितना आरजी प्लस आर इज इक्वल टू 20। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू वो कितनी है 20,000 माइनस आर 5 ओम, तो कितना हो गया बच्चों 19,995। सही लिखा ना मैंने, क्लियर है। मतलब आप ये चीज देख भी सकते हैं कि जब हमने अमीटर के अंदर रेजिस्टेंस लगाई थी उसकी वैल्यू कम थी, यहाँ पे लगा रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा है। उसका रीजन है बिकॉज हम चाहते हैं वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत हाई हो। फटाफट रिवाइज मार लेते हैं, अमीटर और वोल्टमीटर डिस्टेंस देखते हैं। अब ये अमीटर क्या काम आता है, वोल्टमीटर क्या काम आता है, बहुत बढ़िया। अमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है कम होती है, कम होती है। वोल्टमीटर की ज्यादा होती है। अमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में लगता है। वोल्टमीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है। अमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस कहाँ यूज करनी है, पैरेलल में। वोल्टमीटर बनाने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज करनी है, सीरीज में। डन। तो इसका सवाल और भी कई के सवाल आ सकते हैं, पर ऐसे हलवे सवाल तो कर नहीं रहे। ऐसे सवाल मिलेगा आपको, कोई एक चीज मिसिंग होगी इनमें से, या तो आईजी नहीं गिवन होगा, ये गिवन होगा, या फिर ये नहीं गिवन, कुछ भी एक चीज गिवन नहीं होगी, आप इजीली कर पाएंगे। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। बच्चों एक और इंस्ट्रूमेंट है उसे बोलते हैं मीटर ब्रिज, और ये सबसे आसान सबसे प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट है। ये काम आता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने। क्या काम आता है बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस निकालने काम आता है मीटर ब्रिज। देखिए पुराने टाइम में लोग इससे निकाला करते रेजिस्टेंस। अभी तो आपके पास में डिजिटल मीटर है, आपने 2 पॉइंट्स में लगाया रेजिस्टेंस बता देता है, पर पुराने टाइम में बेसिक फंडामेंटल ये था।
अभी इससे यूज नहीं करते हैं लोग, इसका सेटअप बड़ा रहता है। लोग अभी एक आपके पास में अभी क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है अपने आप में, सेमीकंडक्टर्स आ गए हैं, डायोड्स आ गए हैं, उसकी हेल्प से हम सब चीज़ें मतलब डिजिटली कर पाते हैं, मैनुअली करने की जरूरत नहीं। ये मैकेनिकल सेटअप है आपके पास में। अब आप समझिए इसको कैसे निकालते थे। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या काम आता है। इट इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने का काम आता है। कौन आता है? दैट इज मीटर ब्रिज। कैसे मेजर करता है आओ थोड़ा इसको चेक करते हैं। अच्छा, कौन से प्रिंसिपल बेस्ड होता है वो भी लिख लेता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, आपको भी समझ जाएगा। सर आप सही बोल रहे थे। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे रहती है आपके पास। इसमें ये रहता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता है, दूसरा रेजिस्टेंस से कुछ यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे आपके पास में ऐसे एक वायर रहता है। इस वायर की लेंथ कितनी रहती है? 1 मीटर रहती है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपके पास में। एक रेजिस्टेंस में नोन रहता है, मान लीजिए ये आपके पास में R1 है और ये कुछ R2 है, ये नोन है, ये अननोन है। और यहाँ पे 1 मीटर की वायर रहती है और यहाँ पे ऐसे बैटरी रहता है आपके पास। क्लियर? इसकी जो लेंथ रहती है आपके पास में, वो रेजिस्टेंस कुछ R मान लो, इसकी लेंथ कुछ L मान लो, इस वायर की। क्लियर? पर एक्चुअल केस में, मोस्टली केस में क्या रहता है, इसकी लेंथ 1 मीटर रहती है। इसकी लेंथ कितनी रहती है? इस वायर की लेंथ 1 मीटर रहती है, इसलिए इसका नाम होता है मीटर ब्रिज। सेटअप में समझ में आ गया। ये बच्चों बैटरी है, इस बैटरी यूज नहीं है, फिर भी चलो ठीक है, वी है बैटरी, मतलब वैसे यूज है, पर इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जोकी की हेल्प से। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जोकी की हेल्प से। ठीक, इस जोकी को स्लाइड करते हैं, यहाँ पे स्लाइड करके हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। स्लाइड करके हम क्या ढूंढते हैं? नल पॉइंट ढूंढते हैं। मान लो जैसे ये वाला पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिल गया, दिस इज द नल पॉइंट। ठीक है, तो उस वाले पॉइंट पे मान लो ये डिस्टेंस कुछ आपके पास में x1 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास? L-x1। कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपको नल पॉइंट मिल रहा है, नल पॉइंट का मतलब क्या है? इससे कोई करंट ना जाए। नल पॉइंट का मतलब ये हो ना, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए। अब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए, इसका एक मतलब क्या है? ये कब होगा? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ही तो होता है आपके पास, ऐसे ही तो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे। तो अगर ऐसा होता है, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4, सेम तो है। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस है, इससे कोई करंट जाना नहीं चाहिए। इससे तभी करंट नहीं जाएगा, तब क्या बनेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब इसमें एक रेजिस्टेंस नोन है, एक रेजिस्टेंस अननोन है। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आपके पास में नोन है, दिस रेजिस्टेंस इज नोन, और ये रेजिस्टेंस कैसी है आपके पास? अननोन। यहाँ पे ऐसे मीटर रहता है, ऐसे मीटर रहने से क्या होता है, मतलब यहाँ पे स्केल रहता है, स्केल से आप देख सकते हैं नल पॉइंट कितनी दूरी पे मिला, यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है। ठीक है बच्चों, अब आइए आप इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एट नल पॉइंट, जब आपको नल पॉइंट मिल रहा होगा उस टाइम पे क्या होगा? दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, मतलब R(2) डिवाइड बाय R(x) इज इक्वल टू किसके बराबर है? R(x1), या फिर इसको x बोल दो, इसको R(x) इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R(l-x)। अरे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब Rx की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? Rx की वैल्यू तो आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वायर है आपके पास, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि L लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो है R। 1 यूनिट कितनी होगी बच्चों? R/L। और X लेंथ की कितनी होगी? R/L(x). तो इसको लिखेंगे R/L(x). और रेजिस्टेंस ऑफ L-x कितना होगा आपके पास? स्मॉल r डिवाइड बाय L मल्टीप्लाई L-x। यहाँ पे जो स्मॉल r है ये इसकी रेजिस्टेंस है, इस वायर की। स्मॉल r इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्लियर? अब अगर यहाँ पुट करके देखिए, पुट करके देखें तो क्या आएगा? R2 डिवाइड बाय Rx की वैल्यू पुट करेंगे, R/L(x) इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R/L(x). तो ये तो कट जाता है आपके पास, तो डायरेक्टली क्या आता है? डिस्टेंस आती है, R2 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय L-x। आपको क्या निकालना था? R2 निकालना था। R2 आप निकाल सकते हैं, x पता है, L-x पता है, R1 पता है, काम हो गया। क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखना, आपको ना सीधा आप लेंथ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय सीधा लेंथ यूज कर लो, पर इतना क्या यूनिफॉर्म लेंथ हो। कुल मिला के आप समझ के बेसिक कंसेप्ट क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस। तो आपको पता है ये रेजिस्टेंस x के प्रोपोर्शनली आ रही है, और आप दोनों तरफ लिखेंगे तो कट जाएगी वो टर्म, तो सीधे लेंथ लिखिए। और लेंथ भी आप सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी में भी लिखिए, पर जिस
टर्म में आप यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस यूनिट में आप यहाँ पे लिख रहे हैं उस यूनिट में आप यहाँ पे लिखिएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको बच्चों? किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे। कैसे मेजर करते हैं? आप जो भी वो स्लाइड करते करते क्या ढूंढते हैं? नल पॉइंट ढूंढते हैं। जब आपको नल पॉइंट मिल जाएगा फिर आपका काम हो जाएगा। नल पॉइंट मिल गया फिर आप डिस्टेंस देख लीजिए, फिर आप आगे प्रोसीड कर लीजिए। अच्छा, इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है बच्चों? वाई इट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज? तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ये जो लेंथ होती है इसकी वायर 1 मीटर होती है। जो प्रैक्टिकल केसेस में 1 मीटर रखा जाता है उसको। ज्यादा होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग 1 मीटर रखते हैं उसको, बिकॉज 1 मीटर सफिशिएंट लेंथ है। ज्यादा होगी तो इतना बड़ा हो जाए, देखने में दिक्कत होगा। छोटा रहे और बहुत ज्यादा छोटा भी ना रहे ताकि एरर भी ना आए ज्यादा, तो ठीक ठीक सा रखा जाता है उसको। तो उसकी हेल्प से क्या हो जाता है आपके पास में, आप यहाँ पे इसकी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ईजी है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने कुछ सवाल करते हैं। बच्चों अभी मीटर ब्रिज का सवाल कर रहे हैं। सवाल में क्या है आपके पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ पे कितनी है 50 ओम। आपको ये बोला गया कि इस वाले पॉइंट से, इस ए वाले पॉइंट से, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है आपके पास में, तो इससे नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा वो आपको बताना है। ये 10 ओम में 50 ओम, कुछ ना बोला जाए अगर आपको, तो आप ये मान के चलेंगे भाई साहब कि मीटर ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी आपके पास 1 मीटर है। कर पाएंगे आप इसको? आपको ये बताना भाई साहब नल पॉइंट की पोजीशन कितनी दूर है फ्रॉम पॉइंट ए। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम ए। निकाल के बताइए कितना आ रहा है। हुआ? तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे सर जी यहाँ पे मान लेते हैं कि नल पॉइंट कुछ x दूरी पे, कितनी दूरी पे मान लिया हमने? x पे। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, 100 माइनस x। आप दोनों को डिवाइड कीजिए तो आप करेंगे 10 डिवाइड बाय x, 10 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 100 माइनस x, 50 डिवाइड बाय 100 माइनस x। क्लियर? ये रेजिस्टेंस लिख दिया आपने। 10 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 100 माइनस x। ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, 100 माइनस x इज इक्वल टू 5x आ गया। तो 6x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 100 की वैल्यू 100 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज 50/3, 50/3 ओम। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50/3 ओम। वापिस आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास में हमने सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज लगाया, तो हमने लिखा 10/x इज इक्वल टू 50/100 में से x सोल्व किया, सिंपल वैल्यू आ गई। कितनी है? 50/3 आ गई आपके पास। फिर एक और सवाल आपको इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। उस सवाल में क्या गिवन है आपको? व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन पैरेलल टू 50 ओम सो दैट। पर ये बताइए यार, अगर मैं इस 50 ओम के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, 50 ओम के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो ये नल पॉइंट है वो इस तरफ शिफ्ट होगा या इस तरफ शिफ्ट होगा? या फिर वो डिपेंड करता है कितनी वैल्यू लगाएंगे, इस पर डिपेंड करता है क्या? अगर आप 50 ओम के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बताइए क्या होगा, नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा? तो क्या बोले सर, अगर आप इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? इसका आर कम हो जाएगा, और इसका आर कम हो जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। तो ये जो नल पॉइंट है वो किस तरफ शिफ्ट होगा दोस्त? राइट साइड में शिफ्ट होगा। क्लियर? तो सवाल ये है, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द 50 ओम सो दैट क्या बात कर रहे हैं हम? So that position of null point become, अभी कितनी 50/3 ना, तो हम बोल देते हैं 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। आप इसके पैरेलल में कितनी डिस्टेंस लगाएं ताकि जो नल पॉइंट की पोजीशनिंग है वो कहां पे चली जाए? ए से कितना दूर चला जाए? 60 सेंटीमीटर। कर पाएंगे आप इसको? सिंपल है, अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने डिस्कस करेंगे इसको। अभी किया जाए इसको, तो आप क्या बोलेंगे सर, इसकी रेजिस्टेंस कुछ मान लो आर इक्विवेलेंट बन गई। कितनी बन गई बच्चों? आर इक्विवेलेंट। कब? आर लगाने के बाद में। अब हम चेक करते हैं तो कितना का 10 बाय ये लेंथ कितनी बन गई? 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय ये कितना बन गया? 40 सेंटीमीटर। साफ साफ यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आई आर इक्विवेलेंट की, ये कितना आया? 2 3 है और ये 5, तो कितना है आपके पास? जैसे आर इक्विवेलेंट 20/3, आर इक्विवेलेंट कितना आया आपके पास? 20/3। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 10/60 और यहाँ पे बन गया आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो ये 2 और 5, तो कितना है? 20/3 आया। अगर ये 20/3 आया तो आप इसको 20/3 बनाना भाई साहब, इसको तो 20/3 बना देते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे आप? अब आप लिखेंगे
कि इस पूरे R इक्वल टू 20/3 बनाना, तो ये कितना बनेगा 50R डिवाइड बाय R प्लस 50, और इसके वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 20/3। अब फटाफट सॉल्व कर देते हैं, तो ये 150R हुआ, ये 20R हुआ, प्लस ये कितना बन गया बच्चों आपके पास 1000 बन गया। ठीक है जी, अब आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये आएगा 130R इज इक्वल टू 1000 आ गया, ये साफ हो गया। तो R की वैल्यू कितनी है 100/13, R की वैल्यू कितनी है 100/13, मतलब इसके पैरेलल में अगर आप 100/13 ओम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आपके पास जो नल पॉइंट है वो कितनी दूरी पे चला जाएगा 60 पे। समझ गया, हमने क्या किया 60 माना, तो पहले लिखा 10/60, इसकी रेजिस्टेंस का नाम R इक्विवेलेंट लिख दिया, R इक्विवेलेंट 40। फटाफट सोल्व किया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली पहले हमने, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 20/3, फिर R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा 50R डिवाइड बाय 50 प्लस R, बिकॉज़ पैरेलल में लगा हुआ है। अब 20/R के बराबर किया, आपने सिंपली सोल्व किया तो आपको रिजल्ट मिल गया। आसान था सवाल, आप इसको छाप लीजिए। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट पार्ट, दैट इज नेम्ड एज पोटेंशियोमीटर। ये लास्ट है पर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखें तो पोटेंशियोमीटर के आपको मिलेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है बच्चों, नाम समझ आ रहा है। पोटेंशियोमीटर मतलब ये भी किससे रिलेटेड है, पोटेंशियल से रिलेटेड है। ये भी क्या काम करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है। तो हमने बोला पोटेंशियोमीटर इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्लियर, ये क्या काम आता है कि 2 पॉइंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है, और या फिर क्या मेजर करने का काम आता है, या फिर कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो ईएमएफ ऑफ बैटरी निकालने का मतलब है। जो वोल्टमीटर का काम था वो काम भी ये कर देता है। क्या वोल्टमीटर का काम था कि 2 पॉइंट्स के जो पोटेंशियल निकालना, ये भी निकाल देता है। ये अननोन कोई बैटरी है, आपको उसका ईएमएफ नहीं पता, वो भी ये बता देगा, दोनों काम करता है। क्लियर, और अगर कभी सवाल आए भाई साहब वोल्टमीटर बेटर कि पोटेंशियोमीटर बेटर, तो आप जवाब देंगे पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर को कुछ ना कुछ करंट खाना पड़ता है, तभी वो रीडिंग देगा ना, कुछ तो करंट खाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया आपने, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया, तो अगर वोल्टमीटर रीडिंग देगा तो कुछ ना कुछ करंट चाहिए, बिकॉज आईजी करंट चाहिए, कुछ तो करंट चाहिए ना, तभी वोल्टमीटर रीडिंग देगा आपको। तो ये क्या करता है, कुछ ना कुछ करंट खा जाता है, तो इस वजह से वोल्टमीटर से जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट आती नहीं है। पोटेंशियोमीटर की रीडिंग क्या रहती है आपके पास, एक्यूरेट रहती है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, वोल्टमीटर से पोटेंशियोमीटर बेटर है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, पर सेटअप थोड़ा सा बड़ा है इसका, इस वजह से लोग वोल्टमीटर को यूज कर लेते हैं। अब देखिए इसका सेटअप क्या, बहुत ढंग से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। काम समझ में आ गया, क्या काम आता है, ईएमएफ मेजर करने के लिए और पोटेंशियल की 2 पॉइंट्स के बीच मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, एक प्राइमरी सर्किट रहता है, ये एक प्राइमरी सर्किट है, इसमें एक बैटरी है, एक वायर है, इसकी लेंथ कुछ L है, रेजिस्टेंस कुछ R है। हो सकता है प्राइमरी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस भी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्लियर, तो ये प्राइमरी सर्किट है, इसके अंदर क्या है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, और वो एक लेंथ की फॉर्म में है रेजिस्टेंस आपके पास में। ठीक, यहाँ पे दूसरी बैटरी है, ये क्या है आपके पास, ये अननोन है, इसका ईएमएफ क्या है आपके पास अननोन, ये ईएमएफ आपको पता नहीं है, और ये ईएमएफ निकालना ही हमारा टारगेट है। ये यहाँ पे इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए आप, कुछ भी है आपके पास में रेजिस्टेंस है, इसका फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू स्मॉल आर मान लीजिए आप, इसकी वैल्यू कुछ कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। क्या करते हैं, आप इसको स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके क्या ढूंढते हैं बच्चों, नल पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक, अब सोचिए जब आपको नल पॉइंट मिल गया, एट नल पॉइंट, एट नल पॉइंट, नल पॉइंट समझ में आता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, नल पॉइंट, नल। ठीक है भाई साहब, अब क्या होगा, अगर आपको नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मिल गया मतलब इससे कोई करंट नहीं जा रहा, इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब इस बैटरी से भी कोई करंट नहीं जा रहा, तो एट नल पॉइंट हम क्या बोल देंगे, बोथ सर्किट आर आइसोलेटेड, या फिर इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका करंट अपने आप में फ्लो कर रहा है और इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इसका करंट इसके अंदर नहीं जा रहा अगर यहाँ पे नल पॉइंट है तो। क्यों, क्योंकि सर अगर यहां से करंट आ जाएगा वापस तो यहां से जाना भी तो पड़ेगा, यहां से अगर इसमें ब्रांच में करंट आ जाए, मान लो यहां से कुछ करंट फ्लो किया आपके पास में, कुछ मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे आई करंट जा रहा है आपके पास, तो इधर ऐसे कुछ आई आ रहा होगा आपके पास, ऐसे करके कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ आई जा रहा होगा, ऐसे से घूम रहा है। पर सोच के देखिए अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये वाला करंट इसके अंदर चला जाए, कुछ पार्ट करंट का इसके अंदर चला जाए, दिक्कत हो जाएगी ना सर। कैसे दिक्कत हो जाएगी आपके पास, दिक्कत ही हो जाएगी, फिर वो नल पॉइंट नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे करंट आ गया मतलब गैल्वेनोमीटर करंट आ गया, हम तो बोले नल पॉइंट पे हैं। क्लियर, तो हमने बोला एट नल पॉइंट बोथ सर्किट आर आइसोलेटेड, इसका करंट अपने आप में फ्लो करेगा और इसमें करंट नहीं है। तो इस वाले केस में अगर आप देखेंगे इन अपर सर्किट, यानी इसको प्राइमरी सर्किट ही बोल सकते हैं। अगर आप अपर सर्किट की बात करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास अपर सर्किट में, तो आई की वैल्यू आएगी ई नोट डिवाइड बाय स्मॉल आर इन अपर सर्किट। आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इन लोअर सर्किट, बिकॉज अपर सर्किट अपने आप में आइसोलेटेड है और यहां पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इन लोअर सर्किट
तो भाई साहब आई की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि नल पॉइंट मिल गया आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ सर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप 0 मान लें, यहाँ पे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लें, तो यहां से यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा E1 हो जाएगा। सही है ना, ये बाद में किया है, सवाल में था अप्रोच करें, ब्लू से कर देता हूं मैं इसको। यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पे कितना E, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना 0 और यहाँ पे भी कितना E। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे कुछ x दूरी पे नल पॉइंट मिला है तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो E होना चाहिए। हम क्या करते हैं, नीचे वाले सर्किट से पोटेंशियल देख लेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच में और ऊपर वाले से उसको बराबर कर देंगे, इतना ही काम करना है हमें। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सोल्विंग में जाएंगे, सोल्विंग सेटअप में जाएंगे तो सोल्व करते हुए तो आप ये बोलेंगे I मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, कितने पार्ट, इतने पार्ट, किसके बराबर होगा, ये आपके पास E के बराबर होगा। I मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपके पास E के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, E0 डिवाइड बाय स्मॉल r। ये आपके पास ऊपर वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, E0 डिवाइड बाय स्मॉल r। और अगर आप देखेंगे x पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप बोलेंगे सर L पार्ट की रेजिस्टेंस, L पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, 1 यूनिट की कितनी होगी r बाय l, और कितनी लेंथ की चाहिए बच्चों, x की, दैट इज r बाय l मल्टीप्लाई x। तो मैंने लिखा r बाय l मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू। तो क्या क्या नोन है, x नोन है, ये r पता होता है, ये तो वैसे कट भी जा रहा है आपके पास। तो यहां से जो E0 की वैल्यू आई, जो E की वैल्यू आई, E की वैल्यू कितनी आ गई, E0 x बाय l। आपको क्या चाहिए था, E की वैल्यू चाहिए था, वो काम हो गया। अब प्रोसीजर समझिए क्या करना है भाई साहब, आपको सबसे पहले दो सर्किट देखने हैं, क्लियर, फिर आपको नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट से क्या होगा, दोनों सर्किट अपने आप में आइसोलेट हो जाएंगे। फिर जहां पे कॉमन पॉइंट है वहां पे दोनों की वजह से पोटेंशियल देखना है, नीचे वाले की वजह से और ऊपर वाले की वजह से पोटेंशियल देखना है, फिर आप दोनों को बराबर कर दीजिए, आपकी बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आप कंसेप्ट समझिए, सवाल सब ऐसे नहीं देंगे, सवाल में कुछ कुछ चेंज आ जाएगा, पर आपको ये समझना है कि करना क्या है। सबसे पहले आपको नीचे वाले सर्किट से आपको यहाँ पे कुछ पोटेंशियल लिखना है और ऊपर वाले से उसको मैच करवा देना है, क्लियर। अब इसमें क्या क्या गलती हो सकती है मैं बता रहा हूँ। पहली बात, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कब काम करेगा कंडीशन। पहली बात तो आपके पास में जो E1 है, जो E0 है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए E से। ये E0 है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए E से। क्यों? क्योंकि आपको पता सब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल E के बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लो ये E ही E0 से बड़ा हो गया तो कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल E के बराबर आ जाए। वापिस सुन लीजिए, आपको पता है वैसा आपको करना क्या है, आपको ये करना है सर ये वाला पोटेंशियल इस वाले सर्किट के लिए दो पॉइंट्स के बराबर आ जाए। पर अगर इसकी वैल्यू आपके पास 40 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, तो कभी इसके पास 40 आ ही नहीं सकता, तो आपको कभी नल पॉइंट मिलेगा नहीं। क्लियर है ये बात, ध्यान रखना। हमेशा ये वाली जो बैटरी होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस। कुल मिला के इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आए, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस है वो इसके बराबर या फिर इससे छोटा होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डेल्टा वी किसके अक्रॉस, अक्रॉस वायर किससे छोटा होना चाहिए, आपके पास में ई से छोटा होना चाहिए, सॉरी ई से बड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ आपके पास में तो आप कितने घूमते रहिए, आपको नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा कहीं पे। कंडीशन फॉर नल पॉइंट जो आपके पास है, कंडीशन फॉर नल पॉइंट, नल पॉइंट आपको तभी मिलेगा बच्चों जब आपके पास में V अक्रॉस वायर, ये साफ साफ लिख देता हूं मैं, थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं, दैट इज डेल्टा V अक्रॉस वायर किसके बराबर होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए किससे, E से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन अगर आप देखें, पोलैरिटी ऑफ E शुड नॉट चेंज। अगर आपने भाई साहब ऐसे ही रखना है, बिकॉज आप पता है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हायर आएगा, ये वाला पॉइंट लोअर आएगा। वापस सुन लीजिए मेरी बात को, आपको पता है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे आएगा, ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा, लोअर पोटेंशियल पे। बच्चों अगर आपने इसकी पोलैरिटी बदल दी, इस बैटरी की पोलैरिटी को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया ना भाई साहब, तो दिक्कत क्या हो जाएगा, ये वाला हायर बन जाएगा, ये वाला लोअर बन जाएगा। ऐसा पॉइंट पे कभी भी नल नहीं मिल सकता, बिकॉज करंट इस सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ वाले पॉइंट हायर पे होंगे, यहाँ वाले लोअर पे होंगे, तो इस वाली बैटरी की पोलैरिटी हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए। अगर आपने इसकी पोलैरिटी को उल्टा कर दिया ना बच्चों, तो आपको कभी भी नल पॉइंट मिलेगा नहीं। इसकी जरूरत, मतलब डेप्थ में सोचने के लिए इसकी जरूरत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हो जाते हैं वैसे।
क्लियर? दो चीजों को ध्यान रखना। पहली बात तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इससे छोटा आना चाहिए। दूसरी बात मास्टर ने ये बताया, इसकी पोलैरिटी मत बदल देना। अगर पोलैरिटी बदल दोगे तो आप ये चाहोगे ये पॉइंट हायर बन जाए, ये पॉइंट लोअर बन जाए, पर ऐसा आपको कभी होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सवाल क्या है आपके पास, आपको दिखाई दे रहा है एक बैटरी है, इस बैटरी की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे वायर की रेजिस्टेंस 4 ओम है और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर, और सेम नीचे बैटरी है 10 वोल्ट की और 2 ओम की। ठीक। अब आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि बताइए यहाँ पे जो नल पॉइंट होगा वो ए पॉइंट से कितना दूर है, ये आपको बताना है। आप अटेम्प्ट कीजिए सवाल को। हमें ठीक है। अब देखिए क्या है, आप ये बोले सर जी ये सर्किट अपने आप में आइसोलेटेड है, यह सर्किट क्या है अपने आप में आइसोलेटेड, बिकॉज नल पॉइंट है तो इससे कोई करंट जा नहीं रहा, मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा। मतलब इस वाले पॉइंट का नाम अगर आप बी डाल देंगे तो आप बोलेंगे सर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो इसका भी कितना बन गया बच्चों 0 बन गया। यहाँ पे 0 0 0, इससे कोई ड्रॉप नहीं आया, यहाँ पे कितना बन गया 10, यहाँ पे बन गया 10। तो कुल मिला के हमें चेक करना है कितनी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आएगा। क्लियर? बैटरी की पोलैरिटी आपने देखिए, इस वायर के टोटल दिखाता हूं, पहले करंट निकालिए। कौन से वाले में? अपर सर्किट में। अपर सर्किट में अगर आप देखेंगे तो करंट कितना आ रहा है आपके पास, बैटरी है 20 की, ये रेजिस्टेंस 1 ओम की, ये 4 ओम की, टोटल कितना हो गया 5 ओम हो गया। टोटल कितना आ गया बच्चों, करंट आ गया 4 एम्पियर। सही है बात, करंट कितना आ गया आपके पास 4 एम्पियर। अगर 4 एम्पियर करंट आ गया तो आप बोल रहे हैं कि इस ब्रांच से जो करंट, जो ऊपर वाले पार्ट में जो करंट फ्लो कर रहा है इस 4 एम्पियर, मतलब इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ सकता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, तो कितना आ सकता है 16 वोल्ट। तो आपको जो बैटरी होनी चाहिए वो 16 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 16 वोल्ट से ज्यादा के पॉइंट उसको मिलेंगे नहीं। हमारा कम है तो ठीक है, रिजल्ट मिलेगा हमें। आपको चेक नहीं करना, मैं वैसे दिखा दिया आपको, ऑब्वियसली सवाल दिया होगा तो ऐसा ही हो रहा होगा। पर अगर आप सवाल बनाए, आप मास्टर होते तो आपको सोच के देना पड़ता कि भाई साहब जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस आ रहा है और ये जो बैटरी है वो उससे कम होनी चाहिए। अब अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई आर एक्स, 4 मल्टीप्लाई आर एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 10 के बराबर आनी चाहिए। 4 मल्टीप्लाई आर एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 10 के बराबर। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो 4 आर एक्स की वैल्यू देखिए, आर एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर 1 मीटर की डिस्टेंस कितनी है 4 ओम, तो एक्स मीटर कितनी होगी आपके पास 4x, तो आपने लिख दिया 4 इंटू में x डिवाइड बाई 100, बिकॉज हमें सेंटीमीटर में चाहिए, इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया बच्चों आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास, दिस विल बिकम 2 और ये 25 बन गया ना आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी है कि 250 ओम, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, यहाँ पे r बाई 100, यहाँ पे ये कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। I की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 4 आई थी, तो 4 मल्टीप्लाई 1 मीटर की डिस्टेंस 4 ओम है तो x मीटर की 4x आ गई। 1 मीटर में बच्चों कुछ गलत कर दिया मुझे लगता है, 4 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना है 4x, ठीक है 4x आ रहा है ना आपका, मल्टीप्लाई 10। अच्छा x की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आपने इसको इसे डिवाइड कर दिया, तो बच्चों ये कितना आ गया आपके पास 25, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई ये 2 और ये 5, सही है। तो 125 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। सिंपल सवाल था। हमने क्या किया, हमें समझ में आया कि नीचे सर्किट अपने आप में आइसोलेटेड है। अगर नीचे सर्किट अपने आप में आइसोलेटेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ गया। फिर आपने लिखा I मल्टीप्लाई आर एक्स, और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए 10 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। तो आर एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी, आर एक्स की वैल्यू आपने निकाल दिया सिंपल कि 1 मीटर की डिस्टेंस कितनी है 4 ओम, तो एक्स की कितनी है 4x, पर ये x मीटर में है, ये मीटर था ना यहाँ पे, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना बन जाएगा आर एक्स की वैल्यू 4x डिवाइड बाई 100। फिर मैंने क्या किया,
इसका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, वो कितना है I मल्टीप्लाई RX, वो किसके बराबर आना चाहिए 10 के बराबर आना चाहिए। सोल्व हो गया, काम हो गया, सिंपल सवाल था, हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़िए। वो जो सवाल आपके सामने है जैसे पहले वाला सवाल था वैसा ही है, पर प्रैक्टिस करवाने के लिए सवाल दिया है। क्लियर, आपसे अगेन पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए। आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए फिर अपने सोल्व करें। हुआ, सबसे पहले निकालना करंट इन अपर सर्किट, करंट इन अपर सर्किट। अभी इस वाले केस में अपर सर्किट में जो करंट आया दैट इज 40 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, कितना आ गया बच्चों 8 एम्पियर करंट आ गया। और लोअर सर्किट में अगर आप बात करेंगे आई इन लोअर सर्किट तो वो 0 है, बिकॉज ये सर्किट यहां से करंट जा नहीं सकता, तो सर्किट में और कहीं करंट का जाने का रास्ता नहीं है, तो आई 0 हो गया। अब आपने देखा सर यहाँ का पोटेंशियल, इसका नाम कुछ बी मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ बी मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, इसका भी कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे देखा इससे करंट 0 तो कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पे कितना बन गया 20, यहाँ पे भी कितना आ गया 20, मतलब इसके अक्रॉस एक्स लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो मैंने लिखा आई मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई इन अपर वाले में ना, आई इन अपर मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए 20 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। तो आई इन अपर कितना है 8, आर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अब क्या बोलेंगे 5 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम, ये 1 मीटर कितनी होगी 3/5 ओम। अगर आप x मीटर की देखेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई x कितना आएगा बच्चों आपके पास, ये दिस इज 8 मल्टीप्लाई 3/5x इज इक्वल टू 20। यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपके पास 25/6 ओम। नहीं हम क्या निकालने जा रहे थे, ओहो यहाँ पे कुछ गलत, ठीक है ये हो गया यार, एक्सप्रेशन सही है यहाँ तक, ये हमने पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे थे ना कि कितना आ रहा है आपके पास 4 4 5 20 25 ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इतना मीटर है आपके पास में, 25/6 मीटर, तो इतनी दूरी पे जाके आपको इसका नल पॉइंट मिल जाएगा। कितना वो सही था ये सवाल, सिंपल था, हो गया होगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। छापिए फिर एक और सवाल करेंगे। तो थोड़ा सर्किट बदल दिया, थोड़ा सा बदला, आप देखिए एक बार, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। आपको बोला गया इस वाले पॉइंट का नाम ए है, आपसे वही बोला गया फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से नल पॉइंट कितना दूर है ये आपको बताना है। आप खुद अटेम्प्ट कीजिए सवाल को, सोचिए इसके बारे में, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अभी ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे अपर सर्किट में करंट कितना है, आई इन अपर सर्किट, आई इन अपर सर्किट, पहली बात तो यहाँ पे हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया, तो इससे कोई करंट नहीं जा रहा, इससे भी मतलब इससे कुछ जा नहीं रहा, तो इससे कुछ आ भी नहीं रहा होगा, बिकॉज अगर इससे कुछ आता, बैटरी से जितना करंट निकला है उतना करंट वापस आना चाहिए, और कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाता तो घूम के वापस आना चाहिए था, मतलब इसमें कोई करंट नहीं आएगा। यहाँ पे भी आई 0 और यहाँ पे भी आई कितना 0। पर अब की बार ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर सकता है, और ये सर्किट भी कंप्लीट है आपके पास। दोनों सर्किट अपने आप में आइसोलेटेड है। इससे पहले में क्या था, ये नीचे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ करता था, अब की बार दोनों सर्किट क्या आपके पास कंप्लीट है। तो अगर आप अपर सर्किट में निकालेंगे भाई साहब कितना करंट आ रहा है, तो आप बोले 50 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना, यहाँ पे 7 ओम, वहां पे 10 ओम, टोटल कितना 10 ओम, तो कितना एम्पियर आ गया 5 एम्पियर। अगर आप निकालेंगे लोअर सर्किट के अंदर करंट आई इन लोअर सर्किट, तो आप क्या बोलेंगे 20 वोल्ट है, ठीक, और कितनी है आपके पास रेजिस्टेंस टोटल 10 ओम है, तो कितना है आपके पास 2 एम्पियर। दोनों में करंट आ गया, ये अपने आप में नहीं आता, इससे पहले क्या नीचे सर्किट में करंट आ रहा नहीं था, पर प्रोसीजर हमारा सेम है। हम इस वाले पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं कुछ, तो यहाँ का भी कितना 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का 0 करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, ऐसे यहाँ पे भी 2 एम्पियर जा रहा है। अब चल के देखता हूँ यहाँ का 0, यहाँ पे कितना है -6, चलना आता है ना आपको। आप एक काम कीजिए, आपको दिक्कत, इस वाले पॉइंट का नाम बी मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे VB -6 + 20 इज इक्वल टू VA। सही है, यहां चला VB IR करंट की डायरेक्शन में था, तो -6 + 20 इज इक्वल टू VB।
तो यहां से आपके पास क्या मिला, आपको यहां से मिला VA माइनस VB की जो वैल्यू है वो 14 वोल्ट है, 14 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर आपके पास में x दूरी है और इस पॉइंट का नाम भी फिर B होगा, तो यहां पे भी कितना आना चाहिए, 14 वोल्ट आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, I इन अपर, जो अपर सर्किट में जो I है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ x पार्ट, वो किसके बराबर आना चाहिए, 14 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। अब देखो अब काम हो जाएगा इसलिए। अपर सर्किट में करंट पता है 5, x लेंथ की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मीटर की डिस्टेंस कितनी है, 7 ओम। 1 मीटर कितनी होगी बच्चों, 7/2 ओम। और x की कितनी होगी, 7/2x। तो यहाँ पे लिख दिया 7/2x इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 2 आया आपके पास, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4/5 मीटर, 4/5 मीटर। सिंपल सवाल था, सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हमें कुल मिला के मुद्दा यह कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल इसके बराबर करना है। तो हमने किया, यहां से ये 7/2 आया, 7/2 और I की वैल्यू पर 5 है, तो यहाँ पे 2, 4/5 आ गया। इजी था सवाल। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियोमीटर यहीं पे खत्म होता है।